उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि उसके बाद जो रिएक्शन आता है ना उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ये किसे कहते हैं। देखो हम लोगों ने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा है ना, लॉ ऑफ मास सेक्शन हमें क्या बातें बताती हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन हमें बात बताती हैं कि रेट जो है ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस के। एक्टिव मासेस किसे कहते हैं, एक्टिव मासेस वो मासेस जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन लेते हैं, जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, उसे हम नाम देते हैं एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अभी ये लॉ ऑफ मास सेक्शन में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको समझा दूंगा, वो इजी है, उतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पर ये सीख लें कि रेट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मिसाल रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आप सीख लें ऐसे। ये तो पहले ही बताएं कि मैं पहले ही बताएं, उसके बाद कहते हैं कि ये ए जो मैंने लिखा है ना, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे, और ब्रैकेट के ऊपर जो मैंने लिखे ये उनकी कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करते हैं, मिसाल कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है, 5 मोल है ना, इसको ज़ाहिर करते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं के, फिर के इक्वल टू ए अपॉन एक्सपोनेंट ए, बी अपॉन एक्सपोनेंट बी। ये जो एक्सप्रेशन हमें है ना, रेट इक्वल टू के ए बी, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं रेट इक्वेशन। याद रहें, ये इस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं रेट इक्वेशन, और के को हम नाम देते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। के क्या है, के रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी वो आपसे पूछेगा कि भाई के की वैल्यू क्या है, तो आपने क्या करना है, के को यहीं पर छोड़ना है, रेट अपॉन ए और बी को नीचे लाना है, तो ये के की वैल्यू आपको आ जाएगी। तो देखो जिस तरह से मैं नीचे के को मैंने सेपरेट कर दिया सी। अभी अगर मैं ए को भी 1 मोल डेसीमीटर क्यूब ले लूँ और बी को भी 1 मोल डेसीमीटर क्यूब ले लूँ, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, तो ए और बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 1 ही मैं लिखूँगा। सही है, ए और बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 1 लिखूँगा। तब क्या आ जाएगा, के इक्वल टू रेट, मिसाल के जो है वो रेट के बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट के बराबर आ जाएगा। अब इसके को हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कहेंगे, अब हम इसके को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहेंगे। से डिफरेंस मालूम हुआ, रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं। रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं। रेट कांस्टेंट उस वक्त कहेंगे, रेट कांस्टेंट उस वक्त कहेंगे जब मिसाल आपने 1 मोल ना लिया हो। सही, जब आपने यूनिटी में रिएक्टेंट्स को ना लिया हो, तब हम सिंपली रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों कहेंगे। लेकिन लेकिन जब आप रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को उनकी जो क्या सॉरी प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट, अगर आप ए और बी को यूनिटी में ले लें, 1 मोल डेसीमीटर क्यूब 1 मोल डेसीमीटर क्यूब में ले लें, तब हम इसे ना इसके को हम नाम देंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। सही है, specific rate constant is the rate of reaction when concentration of reactant are unity। अभी उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाते हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स है। अभी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सी कि जो है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जहाँ भी हो, चाहे वो के सी हो, क्यू सी हो, के सी, के पी, के डब्ल्यू, जहाँ भी किया जाए वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, वो हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करे। चाहे जहाँ भी आप के देखो, कि केमिस्ट्री में जहाँ भी आप के देखो, ये कांस्टेंट किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर हमेशा डिपेंड करेगा। सही है, तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। दूसरा, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट ए गिवन कंडीशंस पर। सही है, अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो के कांस्टेंट उसकी एक वैल्यू होगी, लेकिन अगर आपने कंडीशन चेंज की, अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो के एक वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये इंडिपेंडेंट है, सारी ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कंसंट्रेशन कितना लिया, आपने प्रेशर वॉल्यूम कितना लिया, आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया, इस चीज़ पर क्या डिपेंड नहीं करती। ये अगर आप चेंज भी कर लो तब भी के की वैल्यू क्या होगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी। अभी हम लोगों ने आर एन एस इक्वेशन, इसकी आप पीछे ना जाएं कि आर एन एस इक्वेशन क्या था, क्या ये सिर्फ इसलिए मैंने लिखा है कि मैंने एक इक्वेशन इसे ड्राइव करनी है। आर एन एस इक्वेशन के इक्वल टू ए अपॉन आर टी। के जो है कि यही रेट कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी की, है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी की उतनी ही कम होगी। मिसाल की इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद कहते हैं कि के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना के ज़्यादा होगा। अभी के यूनिट्स क्या हैं, अभी के यूनिट्स क्या हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी एक जनरल फार्मूला आप सीख लें, के यूनिट्स अगर आप निकालने हैं तो तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 - n टाइम -1। सही है, अगर आपने यूनिट्स के निकालने हैं, देखो
अभी अगर फर्स्ट ऑर्डर फ्रैक्शन एन यहाँ पर क्या शो करता है, एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करते हैं ना। अभी अगर आपको कहें कि मुझे के यूनिट्स बताओ अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के यूनिट्स क्या होंगे, मिसाल इस रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो आप क्या लिखें, तो आप वही फार्मूला ट्रिक यूज़ कर ले, कंसंट्रेशन की जगह तो आप मोल डिसीमीटर क्यूब लिख ले, सही है। वन माइनस एन की जगह आप क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। जब आप ज़ीरो लिखोगे तो क्या जाएगा, वन आ जाएगा। और टाइम माइनस की जगह क्या लिखें, सेकेंड लिखें। तो इस तरह से आप हर एक क्या करें, डिराइव कर लें आखिर तक, तो आपको सबकी वीडियो जो है ना आ जाएगी। बस सिर्फ ये ट्रिक यूज़ कर ले, कंसंट्रेशन की जगह मोल डिसीमीटर क्यूब लिखा करें, और एन की जगह रेट ऑफ फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन लिखा करें। जिस ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में आप के यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं वहाँ पर इसके यूनिट्स फाइंड करें, सही। सिर्फ ये ट्रिक याद रखिए, कंसंट्रेशन वन माइनस एन टाइम माइनस वन। अगर ये आपको समझना है फिर आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं कि द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट टू विच कंसंट्रेशन ऑन द रेट इक्वेशन इज रेज्ड। ये कहते हैं कि एक रेट इक्वेशन तो मैंने बता दिया, रेट इक्वेशन इसको कहते हैं, रेट इक्वेशन, इस एक्सप्रेशन को हम रेट इक्वेशन कहते हैं। कहते हैं कि रेट इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन के जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनके सम को होना होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि अगर उनका सम जीरो आया तो जीरो ऑफ ऑर्डर रिएक्शन, अगर उनका सम टू आया तो टू सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर वन आया तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर थ्री आया तो थर्ड ऑर्डर, अगर सीडो आया तो सीडो ऑर्डर रिएक्शन। मिसाल मैंने ए बी बी सी 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 प्लस डी डी, ये एक है इनके मोल को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं ना। तो मैंने रेट लिखा के इक्वल टू ए अपॉन, ये क्या, ये रेट इक्वेशन हुआ सी। अब इसके कुछ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के कुछ पॉइंट्स वो ये कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है वो हमें रेट ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताता है और उसके मैकेनिज्म के बारे में भी बताता है। ये किस तरह होगा, ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी रेट ऑफ फ्रैक्शन दो सेकंड पॉइंट की तरफ मैंने कहा, रेट ऑफ फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 2 3 0 फ्रैक्शन सब हो सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो, याद रखना, ये हम कैलकुलेशन से फाइंड नहीं करते। अगर आप आगे देखोगे कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो बज़ाहिर तो सेकंड ऑर्डर लगेंगे, लेकिन वो सेकंड ऑर्डर नहीं होते, वो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। या आपको बज़ाहिर थर्ड ऑर्डर लगेंगे, वो से फर्स्ट ऑर्डर ऐसे वो सेकंड ऑर्डर आ जाते हैं। मिसाल ये कैलकुलेटेड वीडियोज़ नहीं है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। लेकिन कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो कैलकुलेशन के दौरान सही आ जाए, लेकिन ये कैलकुलेटेड वीडियोज़ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली वीडियोज़ इन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला है। ये डिपेंड करता है, देखो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड करते हैं प्रेशर पर, टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन पर। इसको हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के अंदर को हम रेट इक्वेशन के अंदर ही लिखते हैं। अभी हम किस तरह से इससे एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, सही है। अभी इसको देखें, अभी क्या कहते हैं, अभी मिसाल ए और बी, ए बी आपने रिएक्टेंट लिया, सही। तो हमने ए बी रिएक्टेंट लिया और इसका आप रेट मालूम करना चाहते हैं कि यार इसका रेट कितना होगा, सही। तो मैंने ए और बी दोनों को मैंने एक मोल डीएम क्यूब, एक मोल मिसाल, लेकिन कंसंट्रेशन को मैंने एक मोल पर डीएम क्यूब पर एक मोल पर डीएम क्यूब लिया। तब जो रेट इस रिएक्शन का जो रेट था वो 0.5 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड था, सही है। अभी ये इस तरह से ना, अभी अगर आपने यहाँ पर ए को फाइंड आउट करना है तो आपने बी को कांस्टेंट लेना होगा, अगर बी को आपने फाइंड आउट करना है तो ए को आपने कांस्टेंट लेना होगा। से ए को कांस्टेंट लेना होगा और दूसरे को चेंज करना होगा, इस तरह से नहीं कि आप दोनों को चेंज करो। तो सबसे पहले मैंने क्या कि मैंने ए को चेंज किया, मैंने ए को एक मोल डीएम क्यूब से 2 मोल डीएम क्यूब पर लाया, और बी को मैंने चेंज नहीं किया, वैसे ही था, सही है। जब मैंने ये चेंज किया जब मैंने ये चेंज किया जब मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पर वैल्यूज़ आई, सही है। मिसाल जब मैंने ए को चेंज किया और बी को मैंने चेंज नहीं किया, बी को मैंने वैसे ही रहने दिया। जब मैंने चेंज किया, लेकिन अगर आपने रेट ऑफ फ्रैक्शन अगर वहाँ पर देखा कि भाई रेट ऑफ फ्रैक्शन तो 0.5 मोल डिसीमीटर क्यूब पर सेकेंड था, पहले भी हुई था अब भी हुई है, इसका मतलब ये चेंज नहीं आ रहा। अगर चेंज नहीं है तो इसका मतलब ये क्या कहेंगे, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह मैं आपको आगे बताऊँगा कि वो रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुआ, इसका मतलब ये कि वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया तो हम कहते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन तीन गुना बढ़ गया, इसका मतलब ये कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सही है।
ये आगे मैं आपको समझाऊँगा ये किस तरह से होता है। उसके बाद